A very good morning to all students. Welcome back to our official YouTube channel Let's Learn Commerce. मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन स्वागत करता हूं आप सबों का फिर से एक बार आपके अपने ऑफिशियल YouTube चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। और आज आपके लिए एक बार फिर से अकाउंटेंसी की क्लास चैप्टर 5 BRS जिसका पूरा नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसकी दूसरी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। दूसरा पार्ट है उसका। कल हम लोगों ने बेसिकली इसके फॉर्मेशन के बारे में बात करी थी कि इसको क्यों बनाया जाता है, इसके क्या नीड हैं, क्या है BRS। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन डिफरेंसेस को मतलब क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ मोटे तौर पे कह लें कि कौन से ऐसे कॉज हैं जिसके कारण ये डिफरेंसेस होते हैं, और भी कुछ हम जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके, आप किसी भी क्लास को मिस ना करें और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें अगर वीडियो पसंद आती है तो। इसके अलावा आप हमारे लिंक को शेयर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच में ताकि वो भी इस लॉकडाउन में घर पर रहकर फ्री ऑफ कॉस्ट 11th की पढ़ाई कर सकें। आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये क्लास। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो हमारा जो चैप्टर है वो है BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आज हम बात करने जा रहे हैं वैसे फैक्टर्स की जो टाइम गैप के कारण होती हैं। ठीक है, टाइम गैप क्या होता है ये मैंने कल आपको बताया था। एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दे दूं कि टाइम गैप फैक्टर्स जो होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे कैश बुक या पासबुक के बैलेंस को। जैसे मान के चलिए कि आज आपने कैश बुक में जो एंट्रीज की, आज आपने अपने फर्म से किसी को चेक इशू किया और किसी कारण से आज वो चेक बैंक में नहीं गया, तो आपने तो चेक इशू किया उसी समय कैश बुक में उसको मेंशन कर दिया अपने फर्म के कैश बुक में, लेकिन बैंक के पासबुक में तो इसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है ना। तो ये जो कारण हुई, इसके कारण जो डिफरेंस आया ये क्या था, हमारा टाइम गैप के कारण। हो सकता है वो बैंक में 4 दिन बाद चेक लेके जाए या कल लेके जाए, परसों लेके जाए। ठीक है, तो आज अगर हम मैच करेंगे अपने बैंक और पासबुक के बैलेंस को, पासबुक और कैशबुक के बैलेंस को, तो क्या वो मैच करेगा? कभी नहीं करेगा। तो इसी को कहा जाता है टाइम गैप। ठीक है, अब टाइम गैप में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं विस्तार से हम चर्चा करेंगे इस बारे में। आइए देखते हैं पहला क्या है। पहला है चेक इश्यूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। अभी हमने जिसकी बात करी और कल भी इसके बारे में हमने डिटेल से बात की थी कि आज आपने किसी क्रेडिटर्स के नाम चेक इशू कर दिया। ठीक है, फर्म के बिहाफ आज आपने किसी क्रेडिटर के नाम चेक इशू कर दिया कि भाई आपके 5000 की लेनदारी थी, आज आपको 5000 का ये चेक इशू कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि किसी कारण से वो क्रेडिटर जो है उस दिन बैंक नहीं जा पाया। ठीक, क्रेडिटर उस दिन बैंक नहीं जा पाया, तो वजह क्या हो गई? टाइम गैप। और टाइम गैप के कारण क्या हुआ, आपका कैश बुक तो घट गया, 5000 से आपका कैश बुक घट गया क्योंकि आपने उसी समय एंट्री कर दी कि 5000 मैंने क्रेडिटर्स को दे दिए चेक के माध्यम से। लेकिन बैंक के पासबुक में तो अभी भी आपका बैलेंस भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि कैश बुक में आपका बैलेंस बढ़ जाएगा जबकि पासबुक में आपका बैलेंस, कैश बुक में आपका बैलेंस घट जाएगा जबकि पासबुक में आपका बैलेंस बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो जब हम कैश बुक रिकॉन्सिलिएशन कैश बुक बैलेंस के बेसिस पे बनाएंगे तो क्या करेंगे, चूंकि बढ़ा हुआ है ऑलरेडी तो हम इसको घटा लेंगे, और पासबुक के बैलेंस के बेसिस पे बनाएंगे तो क्या करेंगे, वहाँ घटाना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि वहाँ तो बढ़ा हुआ है तो वहाँ घटाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, अगला जो हमारा फैक्टर है वो है चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। कभी कभी क्या होता है, अभी हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया चेक के माध्यम से, तो कोई डेटर्स भी तो हमें पेमेंट कर सकता है चेक के माध्यम से। तो हमने रिसीव किया मान के चलिए 5000 का चेक किसी डेटर्स से, AB लिमिटेड कोई डेटर्स थे हमारे जिनको हमने कभी उधार माल बेचा था, उनके यहाँ से 5000 का चेक हमारा आया। तो उस 5000 के चेक को जैसे ही आया हमने क्या किया कि अपने यहाँ एंट्री कर दी कि भाई मेरे कैश बुक में 5000 रुपये अब आ गए हैं, मेरा डेटर्स इतने से घट गया, मुझे इतना पैसा मिल गया इस डेटर से। लेकिन जब हम बैंक लेके जाते हैं तो क्या होता है, बैंक लेके जाते हैं या बैंक लेके उस दिन नहीं जा पाए, किसी और दिन जाते हैं तो क्या, तो सेम केस यहाँ भी होता है ना। उस दिन बैंक जो है क्रेडिट नहीं करती है पैसे को, जिस कारण से बैंक का बैलेंस घटा हुआ होता है जबकि कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो ये सारे डिफरेंस जो क्रिएट हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, तो ये डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं टाइम गैप के कारण।
ठीक है, समय के बीच में जो अंतराल है उसी के कारण ये हमारे डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं। थर्ड हमारा फैक्टर है डायरेक्ट डेबिट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ ए कस्टमर। ठीक है, कभी कभी बैंक आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं उनके बदले में कुछ चार्जेस काटे जाते हैं, या आपके ट्रांजैक्शंस के कारण कभी कभी कुछ चार्जेस काटे जाते हैं। जैसे आरबीआई के द्वारा एक गाइडलाइन तय कर दी जाती है कि आपको महीने में डेबिट कार्ड से इतने तक का ट्रांजैक्शंस करना है या इतने बार आपको विड्रॉ करना है। मान लीजिए 5 बार, आपने किसी कारण से विड्रॉ को बढ़ा के 5 नहीं 6 बार कर दिया, तो फिर क्या होगा, तो उसके बदले में आपके पैसे तो कटेंगे। तो पैसा जैसे ही कटेगा तो इस बात की जानकारी आपको उस समय तो नहीं लगेगी, तो कैश बुक में आपका बैलेंस क्या होगा, जैसे का तैसे होगा, चूंकि आपने तो उसकी कोई एंट्री की नहीं। लेकिन वहां पासबुक में बैंक जैसे ही पैसा काटेगा आपका बैलेंस उतने से डेबिट कर देगा कि भाई साहब आपका इतना पैसा जो है कट चुका है। क्लियर है। कुछ और खर्चे होते हैं, जैसे आपको डेबिट कार्ड का एनुअली मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है। उसके अलावा कभी कभी ओवरड्राफ्ट होने के कारण बैंक आपको चार्ज करती है। कभी आपका ईएमआई ड्यूज रह गया और आपने समय से उसका पेमेंट नहीं किया, देरी कर दिया आपने पेमेंट करने में, तो उसके बदले भी बैंक आपको पैसे कुछ चार्ज करती है। तो ये सारे डेबिट जो हैं, ये सारे खर्चे जो हैं, ये जब बैंक के कस्टमर के बिहाफ में डेबिट कर दे अपने अकाउंट से, तो इसकी जानकारी उस समय तक फर्म के पास नहीं होती या उस कस्टमर के पास नहीं होती, इसलिए वो अपने कैश बुक में इस बात की कोई एंट्री पास आउट नहीं करता, जिस कारण से कैश बुक का बैलेंस फिर से बढ़ा हुआ होता है और पासबुक का बैलेंस फिर से घटा हुआ होता है। तो आ गया डिफरेंस, और फिर से उसी कारण से, टाइम गैप के ही कारण। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब बात करेंगे हम अपने चौथे फैक्टर्स की, और हमारा चौथा फैक्टर है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट। कभी कभी कुछ क्रेडिटर्स क्या करते हैं, हमें बिना इन्फॉर्म किए हमारे बैंक में, हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा देते हैं। ठीक है, हमारे बैंक अकाउंट में कभी कभी कुछ डेटर्स जो हमारे डेटर्स होते हैं, जिनके यहाँ हमारा उधार कुछ पैसा बाकी है, वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा देते हैं। तो इस बात की जानकारी हमें तो नहीं होती, तो हम अपने कैश बुक में उसका कोई लेखा नहीं करते। लेकिन वहाँ पासबुक में क्या होता है, जैसे ही पैसा जमा होता है हमारा अकाउंट उतने से क्रेडिट हो जाता है, हमारा अकाउंट उतने से बढ़ जाता है। क्लियर है। तो वहाँ पे भी पासबुक बैलेंस बढ़ गया और कैश बुक का जो हमारा बैलेंस था वो जैसे का तैसे है। तो आ गया फिर से डिफरेंस। ठीक है, और डिफरेंस का कॉज आपको पता ही है, फिर से टाइम गैप। बात करेंगे हम अपने अगले फैक्टर की, और अगला फैक्टर है हमारा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। आपके जमा पे, आपने जो जमा करके अमाउंट रखे हैं बैंक में, उस जमा पे बैंक आपको सालाना किसी खास दर से ब्याज पे करती है। तो इस बात की आपको जानकारी नहीं होती है कि बैंक किस डेट पे आपको पैसा जमा कर रही है आपका अकाउंट में। ठीक है, तो जैसे ही पैसा जमा होता है एज एन इंटरेस्ट, तो आपका अकाउंट उतने से बढ़ जाता है, आपके पासबुक में बैलेंस उतना बढ़ जाता है। लेकिन आपको तो इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं, तो आपका कैश बुक क्या होगा, जैसे का तैसे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, आपके बैलेंस ऑफ कैश बुक और बैलेंस ऑफ पासबुक में डिफरेंस क्रिएट हो जाती है। क्लियर है। अब हो सकता है ये इंटरेस्ट हो सकता है ये डिविडेंड हो। डिविडेंड का मतलब, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी शेयर में निवेश किया है, आपने किसी कंपनी के शेयर में निवेश किया और आपको डिविडेंड मिल गया। आपको इस बात की जानकारी तो नहीं है, लेकिन आपके बैंक में पासबुक में वो बैलेंस जो है वो क्रेडिट हो चुका है। तो फिर भी इस केस में क्या होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, जबकि आपके कैश बुक का बैलेंस जो है वो जैसे का तैसे होगा, उसमें कोई अंतर नहीं आने को है। ठीक है, कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे कभी गवर्नमेंट से हमको ग्रांट मिल रहा होता है, हम कोई एनटीओ चला रहे हैं, हम कोई एनजीओ चला रहे हैं, और उस केस में हमें गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिल गया, हमें सरकारी अनुदान मिल गई, सरकारी सहायता मिली गई, किसी तरह का कोई डोनेशन मिल गया, हमें पता ही नहीं चला और वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा बैंक का पासबुक जो है वो बढ़ा हुआ होता है, जबकि हमारे कैश बुक में कोई बदलाव नहीं आती, कोई तब्दीली नहीं आती। सो दिस will create also a difference in the cash book balance और passbook balance create। चलिए अगला जो है हमारा वो है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर। कभी कभी कस्टमर के बिहाफ में, कस्टमर्स के बदले बैंक जो है डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं कुछ चीज़ों का। जैसे हम क्या करते हैं कि बार बार रेंट पेड करने के बजाय अपने बैंक अकाउंट से उसको लिंक करवा देते हैं। मान लीजिए कि हमने फर्म जो खोल रखा है वो किसी रेंटल बेसिस पे है, तो हम जो है रेंट उसका बैंक से अपने अटैच कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, और जैसे ही महीने की पहली तारीख होती है, फर्स्ट ऑफ द मंथ होता है, दैट बैलेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम आवर अकाउंट। तो वहाँ पे भी क्या होता है, हमारा बैलेंस तो डिडक्ट हो गया, पासबुक से वो बैलेंस घट गया, लेकिन कैश बुक में बढ़ा हुआ है। कुछ और खर्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको ईएमआई चुकाना होता है, गाड़ी का ईएमआई है, घर का ईएमआई है, किसी तरह का आपने लोन ले रखा है, कार का ईएमआई है,
तो वो होते हैं, इंश्योरेंस का खर्चा है, इंटरेस्ट कहीं पेड करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपने आप से ऑटोमेटिकली एक खास तारीख पे आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाती हैं। आपको इस बात की जानकारी नहीं होती, इसीलिए आप कैशबुक में, फर्म के कैशबुक में इसका कोई लेखा जोखा नहीं करते और नतीजा क्या होता है कि आपका पासबुक बैलेंस जो है वो घटा हुआ होता है, आपका कैशबुक बैलेंस बढ़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे भी एक डिफरेंस क्लियर हो जाता है कि ये डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ। अब बात करेंगे हम अपने आखिरी फैक्टर्स की, और हमारा आखिरी फैक्टर जो है 7वां, वो है चेक डिपॉजिटेड या बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। कभी कभी चेक जो हमने डिपॉजिट किया या बिल जो हमने डिस्काउंट किया वो डिसऑनर्ड हो जाता है, ठीक है, वो अनादृत हो जाता है, जिसके कारण बैंक एक खास अमाउंट हमारे खाते से डेबिट कर देती है, ठीक है। तो डेबिट कर देने के कारण हमारा खाता फिर से वहाँ क्या होता है, पासबुक का बैलेंस घट जाता है, लेकिन दूसरी ओर हमारा कैशबुक जो है वो फिर से बढ़ा हुआ है, तो फिर से एक डिफरेंस हमारे कैशबुक और पासबुक के बैलेंस में आ गई। बात समझ में आ गई आपको? तो ये थे हमारे टाइम अफेक्टिंग फैक्टर्स जो टाइम गैप के कारण क्रिएट होते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंस कॉज्ड बाय एरर्स, ठीक है। अब पहला क्या है, तो एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बाय द फर्म, omission or wrong recording of transactions relating to check issued, check deposited and wrong totaling etc. committed by the firm while recording entries in the cash book cause these differences। मतलब कि फर्म के द्वारा अपने कैश बुक में जो लेखे किए जाते हैं, कभी कभी उसमें कुछ गलतियां हो जाया करती हैं, ठीक है। जैसे हमने चेक इशू कर दिया, चेक डिपॉजिट कर दिया और इससे रिलेटेड जो एंट्री है हमने पास आउट की ही नहीं, हमने अपने कैश बुक में इसको मेंशन किया ही नहीं। कभी कभी टोटलिंग करने में, जोड़ लगाने में हम गलती कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, कैश बुक के और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाती हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस कभी कभी हमारे ओमिशन के वजह से, कभी कभी हमारे रॉन्ग एंट्रीज के कारण और कभी कभी टोटलिंग के वजह से हो जाया करती हैं, जो फर्म के कारण होता है। दूसरा है एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय द बैंक। सेम यही गलती कभी कभी बैंक भी कर देती है, ठीक है। ओमिशन और रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज रिलेटिंग टू चेक डिपॉजिटेड एंड रॉन्ग टोटलिंग एटसेट्रा कमिटेड बाय द बैंक व्हाइल पोस्टिंग एंट्रीज इन द पासबुक आल्सो कॉज दिस डिफरेंसेस। कभी कभी बैंक जब पासबुक में रिकॉर्डिंग करती हैं, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग करती हैं, एंट्रीज का, तो उनके द्वारा भी कुछ गलतियां हो जाया करती हैं। कभी कभी वो भी रिटोटलिंग गलत कर देते हैं, कभी कभी उनको भी चेक का, इंटरेस्ट का, डिविडेंड का, इन सब का लेखा करने से छूट जाता है या गलत एंट्री पास आउट हो जाती है किसी कारण से। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे चेक में, कैश बुक में और पासबुक में, दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आ जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंसेस कॉज्ड बाय एरर्स। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो आफ्टर आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ डिफरेंस द रिकॉन्सिलिएशन में बी डन इन द फॉलोइंग 2 वेज। मतलब इन सारी गलतियों को पहचानने के बाद और इनके कारणों को जानने के बाद हम जो BRS बनाएंगे, हम जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, वो 2 तरीके से बनाया जा सकता है। इन 2 तरीकों से बनाएंगे। तो पहला जो हमारा अप्रोच होगा वो अप्रोच होगा प्रिपरेशन ऑफ BRS विदाउट एडजस्टिंग कैश बैलेंस। बिना कैश बैलेंस को एडजस्ट किए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। दूसरा जो है हमारा वो है प्रिपरेशन ऑफ BRS आफ्टर एडजस्टिंग कैश बैलेंस। कैश बैलेंस को एडजस्ट पहले कर लेंगे और उसके बाद हम अपने BRS को बनाएंगे, ठीक है। तो ये 2 अप्रोच हैं इसके, जिसमें आज हम बात करेंगे अपने फर्स्ट अप्रोच की। पहला अप्रोच जो है, वी मे हैव 4 डिफरेंट सिचुएशंस व्हाइल प्रिपेयरिंग द BRS। तो पहला अप्रोच जो है उसमें आपको क्या करना है, कैश बैलेंस को एडजस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली आपको BRS बनाना है। तो इसके लिए 4 सर्कमस्टांसेस होते हैं, 4 सिचुएशंस होते हैं। कौन कौन से? इससे पहले हम जानते हैं कि एक फेवरेबल सिचुएशन होता है और एक अनफेवरेबल सिचुएशन होता है। क्या होता है इस टर्म का मतलब, तो समझिए इस चीज़ को। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आप जब अपने कैश बुक में एंट्रीज करते हैं, तो कैश बुक में जो पैसा आता है, जो रिसीविंग होती है आपको, उसे आप डेबिट साइड में दिखाते हैं, या आपने जो पैसा जमा किया है उसे आप डेबिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावे जो पैसे आपके खर्च होते हैं उसे आप क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ठीक अपोजिट एंट्रीज हमारे बैंक के पासबुक में होती है। आपके लिए जो एसेट्स है, आपने जो बैंक में पैसे जमा किए वो आपका एसेट्स है, लेकिन बैंक के लिए वो लायबिलिटीज है। तो इसीलिए बैंक क्या करती है, उनको क्रेडिट में दिखाती है, ठीक है, जो कल मैंने आपको बताया था। इसी तरह से आप जो कैश बुक के क्रेडिट में दिखाते हैं, मतलब आप जो एक्सपेंस करते हैं वहाँ बैंक में वो क्या होता है, डेबिट में दिखाते हैं।
क्लियर है? तो दो कंडीशंस बनेंगे, चार कंडीशंस बनेंगे। पहला कंडीशन क्या होगा? तो पहला कंडीशन जो फेवरेबल है वो है व्हेन डेबिट बैलेंस या फेवरेबल एज पर कैश बुक इज गिवन एंड द बैलेंस एज पर पासबुक टू बी असर्टेन्ड। पहला कंडीशन जो होगा उसमें आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया रहेगा। डेबिट बैलेंस दिया रहेगा मतलब कहने का क्या हुआ कि आपकी कैश रिसीविंग जो होगी ज़्यादा होगी, जबकि आपका कैश पेमेंट जो होगा कम होगा। तो कैश आपके पास बचा हुआ होगा मतलब डेबिट बैलेंस होगा, इसी को कहते हैं डेबिट बैलेंस, और इसी को फेवरेबल सिचुएशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये दिया रहेगा और आपको फाइंड आउट करना होगा कि आपके पासबुक में कितने बैलेंस बचे हुए हैं। क्लियर है? दूसरा है व्हेन क्रेडिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन। ठीक है, मैंने अभी कहा कि आपके जो डेबिट बैलेंस होते हैं कैश बुक के, सेम वही होता है क्रेडिट बैलेंस पासबुक का। ठीक है, तो आपके जो क्रेडिट बैलेंस होंगे पासबुक के वो फेवरेबल सिचुएशन आपका रिप्रेजेंट करेगा, और अगर वो दिया हुआ हो तो आपको क्या निकालना पड़ता है? कैश बुक का बैलेंस आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस हमारे फेवरेबल हैं। तीसरा और चौथा जो कंडीशन है वो हमारा अनफेवरेबल कंडीशन है। ये क्या है? तो व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट बैलेंस, मतलब इसके तीन नाम हैं। हम क्रेडिट बैलेंस के नाम से भी इसे जानते हैं, हम इसे अनफेवरेबल सिचुएशंस के भी नाम से जानते हैं, या ओवरड्राफ्ट बैलेंस के नाम से भी जानते हैं। ओवरड्राफ्ट को हिंदी में हम अधिविकर्ष बोलते हैं। ठीक है, ओवरड्राफ्ट जो होता है वो क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा जमा नहीं है उससे ज़्यादा आपने खर्च कर दिए, या कुछ खास फैसिलिटीज़ हैं जो किसी खास कस्टमर्स को ही प्रोवाइड करी जाती है। ठीक, तो यहाँ पे फिलहाल ओवरड्राफ्ट का मतलब आपको ये समझना है कि अगर हमारे पास पैसे कम हो और हमने खर्च उससे ज़्यादा कर दिया हो तो इस कंडीशन को हम ओवरड्राफ्ट के नाम से जानते हैं, जो हमारे लिए अनफेवरेबल होता है। वही बात यहाँ पे लिखी गई है अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में कि व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, कैश बुक के अकॉर्डिंग आपका क्रेडिट बैलेंस है, मतलब आपने खर्च ज़्यादा कर दिया, आपको रिसीविंग कम हुई है, इसी को ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलते हैं। अगर ये दिया हुआ हो और आपको बैलेंस निकालना हो पासबुक के अनुसार। ये तीसरा केस था हमारा जो अनफेवरेबल है। चौथा भी अनफेवरेबल होता है। चौथा क्या है? व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट बैलेंस इज गिवन एंड द बैलेंस एज पर कैश बुक इज असर्टेन्ड, मतलब कि आपको डेबिट बैलेंस पासबुक का दे दिया गया है। ठीक है, पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है? अनफेवरेबल होता है हमारे लिए, और अब आपको कैश बुक के बैलेंस को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पे दो कंडीशंस थे, एक फेवरेबल और एक अनफेवरेबल, और इसी के बेसिस पे मैंने आपके लिए तैयार किए हैं कि क्वेश्चन, दो इक्वेशन आपको इसे लर्न कर लेना है। पहला इक्वेशन है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ये क्या है? हमारा फेवरेबल सिचुएशन। ठीक है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक इक्वल टू फेवरेबल सिचुएशन, एंड द नेक्स्ट वन इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक या डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक इक्वल टू ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल सिचुएशन। आई रिपीट इट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक और डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक इक्वल टू ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल सिचुएशन। Hope you all understand this topic very well in today's class. Thank you very much for watching this video. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.